गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। RIS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण का एक टॉपिक क्रिया के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। क्रिया क्या होती है? जैसे खाना, पीना, नहाना, दौड़ना, चढ़ना, बैठना, ये सभी शब्द जो है ये क्या है? क्रियाएं हैं। अब क्रिया की परिभाषा हम जानते हैं। क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पता चले वो शब्द क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पता चले वो शब्द क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जैसे रमेश पढ़ता है। रमेश पढ़ता है। इस वाक्य से हमें ये पता चल रहा है कि रमेश कोई कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है? रमेश पढ़ने का कार्य कर रहा है। इसमें पढ़ता है ये क्या है? क्रिया है। रमेश जो शब्द है वो क्या है? करता है। यानी कि किसी काम को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। और कर्ता जिस काम को कर रहा है, जिस कार्य में वो लगा हुआ है, वो कार्य आपका क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। तो क्रिया की शाब्दिक परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पता चले वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। अब आता है धातु। धातु क्या है? धातु क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया शब्द बनता है वो मूल अंश क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। जैसे खा। खा क्या है? धातु है। पी। पी क्या है? धातु है। नहा। नहा क्या है? धातु है। अब खा से ना लगाने के बाद क्रिया शब्द बना। अकेला खा क्या है आपका? धातु शब्द है। और खाना शब्द बन गया, वो क्या बन गया? क्रिया बन गया। पी शब्द वो जो है वो क्या है? धातु है। और पीना जो शब्द बन गया वो आपका क्या बन गया? सामान्य क्रिया का शब्द बन गया। ऐसे ही नहाना में मूल शब्द क्या है? नहा है। और नहाना जो शब्द है वो क्या बन गया? आपका सामान्य क्रिया। ऐसे ही दौड़ना में मूल शब्द क्या है आपका? दौड़। अब दौड़ से क्या बना? दौड़ना। तो दौड़ क्या है? धातु है। और दौड़ना क्या है? क्रिया है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्रिया और धातु में अंतर क्या है। क्रिया जो होती है वो मूल अंश के साथ ना लगने से बनती है। और उसका जो मूल रूप होता है वो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है।
तो आप सभी को इन दोनों की परिभाषा अच्छे तरीके से याद हो गई होगी कि किसी कार्य का करना या होना पता चले वो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। और क्रिया का मूल अंश जो होता है वो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। क्लियर। अब आगे पढ़ेंगे हम क्रिया का रूपांतरण, क्रिया के रूप या क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। देखो, क्रिया का रूपांतरण जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है कर्म के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर, कि वाक्य की रचना कैसे की जाती है, क्रिया शब्दों की रचना, उनका निर्माण कैसे होता है। एक तो उस आधार पे होता है, एक होता है क्रिया का कर्म के आधार पर। कर्म क्या होता है, कर्म के बारे में हम जानेंगे कि कर्म क्या होता है। पहले इसके कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। पहला होता है सकर्मक, सकर्मक क्रिया, और दूसरा होता है आपका अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अब देखिए, दोनों में ये जो कर्मक है ये समान है, और आगे के दोनों जो शब्द है वो अलग अलग हैं। अब शब्दों के अर्थ से ही यदि हम जानना चाहें तो हमें पता लग सकता है कि से का अर्थ होता है सहित, और अ का अर्थ होता है रहित। यानी कि जिस क्रिया में कर्म विराजमान हो, कर्म विद्यमान हो, कर्म की उपलब्धता हो, वो क्रिया क्या कहलाती है, सकर्मक। और जिस क्रिया में कर्म की उपलब्धता नहीं हो, यानी कि कर्म जिस क्रिया से गायब हो, जिस क्रिया में कर्म नहीं हो, वो क्रिया कहलाती है आपकी अकर्मक। अब एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि ये कर्म क्या है। हमें नहीं पता कि ये कर्म क्या है, तब तक जब तक हमारे समझ में ये नहीं आएगा कि कर्म क्या है, तब तक हम क्रिया को सकर्मक और अकर्मक में विभाजित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि कर्म क्या होता है। अब सुनिए, कर्म क्या होता है। क्रिया का जब कोई कार्य हो रहा है उसका फल दो ही चीजों पे पड़ता है, एक कार्य को करने वाले पे, एक यदि कोई कर्ता किसी कार्य को कर रहा है और उसमें कोई दूसरी वस्तु है, उस पर यदि क्रिया का फल पड़ रहा है तो वो क्या होगा, आपका कर्म होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण लिख रहा हूं मैं। राम पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। इस वाक्य में राम जो है वो क्या है, कर्ता है, और पढ़ रहा है ये क्या है, क्रिया है। तो इसमें दो ही चीज हमें देखने को मिली, एक क्या, कर्ता, दूसरा क्या मिला, क्रिया। तो कर्म इसमें
आपको स्वतः ही नजर नहीं आ रहा, तो ये क्या है, कौन सी क्रिया का वाक्य है आपका, अकर्मक क्रिया का। अब लीजिए सकर्मक क्रिया का। राम पुस्तक पढ़ रहा है। राम पुस्तक पढ़ रहा है। इस वाक्य में देखिए कर्ता कौन है, राम। क्रिया क्या है, पढ़ रहा है। तो एक शब्द और रह गया आपका, वो क्या रह गया कि कर्ता जिस कार्य को कर रहा है उस कार्य का फल किस पर पड़ रहा है। यानी कि सीधे से शब्दों में आपको मैं समझाऊं तो कार्य कोई भी हो रहा हो, उसे कोई भी कर रहा हो, उस कार्य को जब हम करेंगे तो जिस वस्तु पर प्रभाव पड़ेगा, जिस वस्तु पर असर पड़ेगा, वो असर पड़ने वाली कर्ता के अलावा यदि कोई वस्तु होगी तो वो क्या होगा, आपका कर्म होगा। यानी कि पढ़ने वाला कौन है, राम है। क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो जिसको पढ़ रहा है उसके पेज पलटेगा, उसके उसके अक्षरों को पढ़ेगा, वाक्यों को पढ़ेगा, बार बार उसे उठाएगा, देखेगा। तो फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, यानी कि आपका बल किस पे जा रहा है, कार्य को करने का बल किस पे जा रहा है, पुस्तक पे जा रहा है। तो जिस चीज के ऊपर कार्य का फोर्स पड़ता है, बल पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, वो आपका क्या होता है, कर्म होता है। क्या होता है, वो कर्म होता है। तो कर्म से आप क्या समझे कि किसी भी वाक्य में कर्ता के अलावा क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें प्रश्न बनाएंगे कि क्या या किसको। राम क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो क्या से जब भी प्रश्न बनेगा तो क्या से प्रश्न बनने वाला जो आपका कर्म होगा वो अधिकतर क्या होता है, निर्जीव होता है, क्योंकि पुस्तक क्या है, निर्जीव है। राम आम खा रहा है। अब आम क्या है, निर्जीव है। तो क्या से जब भी प्रश्न बनेगा वो आपका क्या होगा, निर्जीव कर्म होगा। और किसको से प्रश्न बनेगा, जैसे राम ने, दूसरा एक एग्जांपल देखिए, राम ने रावण को पुस्तक दी। राम ने रावण को पुस्तक दी। इस वाक्य में देखिए कर्ता कौन है, राम। क्रिया क्या की, दी, यानी कि देना क्रिया है। क्या दी, पुस्तक दी। किसको दी, रावण को। किसको दी भाई, रावण को। तो हमारा कर्म जो है वो दो तरीके से बनता है, किससे, किसको से और क्या से। दो तरह के प्रश्न बनाने पर हमारा क्या बनता है, कर्म सामने आता है। क्या दी, पुस्तक दी। किसको दी, राम को दी। तो यहां पे कितने कर्म हो गए, दो कर्म हो गए। कितने कर्म हो गए, दो कर्म हो गए। तो जहां पे जो क्या से प्रश्न बन रहा है वो कर्म आपका क्या है, निर्जीव कर्म है। क्या दी भाई, पुस्तक दी। तो क्या से जो प्रश्न बना उसके उत्तर में जो आएगा वो आपका क्या आया, निर्जीव कर्म आया। तो पुस्तक क्या है, निर्जीव कर्म है। किसको दी, अब प्रश्न बनेगा किसको दी, राम को दी। तो राम क्या है, एक व्यक्ति है, और व्यक्ति जो है वो
मरे हुए व्यक्ति को तो कोई पुस्तक नहीं देगा, जिंदा व्यक्ति को ही देगा। तो जिंदा व्यक्ति यदि है तो वो क्या है, सजीव है। तो किसको से जहां प्रश्न बनेगा वो आपका क्या, कौन सा कर्म होगा, सजीव कर्म होगा। यदि इसे आप कर्म की श्रेणी में विभाजित करना चाहते हो तो जहां जिस वाक्य में दो कर्म होते हैं उनमें मुख्य कौन सा होता है और जिसकी प्रधानता नहीं होती वो कौन सा होता है, तो जिस वस्तु पर प्रभाव पड़ेगा वो क्या होती है, मुख्य होती है, और जिस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा वो होता है गौण कर्म। तो यहाँ पे पुस्तक पर प्रभाव पड़ रहा है तो ये क्या है, मुख्य कर्म है। किसको दी, राम को दी। तो एक्टिविटी प्रतिक्रिया जिसके ऊपर फोर्स लगा वो किस पे लगा, पुस्तक पे लगा। तो ये आपकी कौन सा निर्जीव कर्म है और ये क्या है, सजीव कर्म है। अकर्मक का जिस क्रिया में कर्म की प्रधानता नहीं होती है, जिस क्रिया में कर्म होता ही नहीं है वो क्रिया आपकी क्या कहलाती है, अकर्मक। जैसे राम पढ़ रहा है, राम कार्य तो कर रहा है लेकिन क्या कार्य कर रहा है, किस काम पे वो फोर्स दे रहा है, कौन सी वस्तु के साथ वो अपनी एक्टिविटी कर रहा है, वो वस्तु यहाँ पे नहीं है। तो जहां पे ये वस्तु उपलब्ध नहीं है उस वस्तु को हम क्या कहेंगे, कर्म कहेंगे, वो यहाँ पे नहीं है। तो ऐसी क्रियाएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अब कुछ उदाहरण से हम और समझेंगे जिससे आपको ये पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी कि अकर्मक और सकर्मक में क्या अंतर है। अब देखिए कुछ उदाहरण हम आपके लिए लाए हैं जिनको देख करके आपको ये समझना है कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। इन एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कि सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं में अंतर क्या है। जैसे बच्चे पुस्तक लाए। अब बच्चे कौन है, कर्ता है, क्रिया क्या है, लाए। क्या लाए, कर्ता और क्रिया के अलावा मैंने आपको बताया था कि कर्ता और क्रिया के अलावा क्रिया का फल यदि किसी पर पड़ता है तो वो क्या हो जाएगी, आपकी सकर्मक क्रिया। क्या लाए बच्चे, पुस्तक लाए। तो ये क्रिया कौन सी हो गई आपकी, सकर्मक। सकर्मक क्रिया। दूसरा उदाहरण देखिए, राधा खाना बनाती है। इसमें राधा क्या है, करता है, क्रिया क्या है, बनाती है। क्या बनाती है, खाना बनाती है। तो खाना शब्द क्या है, यहाँ पे खाना जो ये है ये संज्ञा शब्द है, न कि क्रिया वाला खाना है। एक तो खाना होता है किसी चीज को खाना यानी कि चबाना, अंदर ले जाना। एक खाना होता है कोई, जैसे खाने की जो वस्तु होती है उसे भी हम क्या कहते हैं कि खाना रखा है, ये वो वाला खाना है। तो ये खाना वस्तु जो होगी, वस्तु क्या होती है, सदैव कर्म होती है या ऑब्जेक्ट होती है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट या कर्म के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो ये भी क्रिया कौन सी होगी, आपकी सकर्मक क्रिया। तीसरा सेंटेंस देखिए, दिन निकल रहा है। दिन निकल रहा है। अब निकल रहा है, निकलना क्या होता है, क्रिया। रहा है ये इसके साथ क्रिया जुड़ी हुई है तो ये संयुक्त क्रिया कहलाएगी। अब क्या निकल रहा है, इस कार्य के होने का फल किस पर पड़ रहा है, दिन पर पड़ रहा है। तो दिन क्या हो गया, इसका कर्ता हो गया, तो कर्म यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये क्रिया आपकी कौन सी होगी, अकर्मक। क्या होगा, अकर्मक क्रिया। अगला देखिए एग्जांपल, धोबी कपड़े धो रहा है। तो धो रहा है क्या है भाई, आपकी क्रिया है।
करने वाला कौन है इस क्रिया को? धोबी है। तो क्रिया का असर किस पे पड़ रहा है, यानी कि किसी प्रभाव किस चीज पे पड़ रहा है? वो किन पे पड़ रहा है भाई? धुल क्या रहे हैं? कपड़े धुल रहे हैं। सफाई किन की हो रही है? फटेगा तो भी कपड़ा फटेगा, धुलाई करेंगे तो भी किसकी करेंगे? कपड़े की करेंगे। साबुन घसा जाएगा, वो भी किस पे घसा जाएगा? कपड़े पे। तो असर किस पे पड़ा? कपड़े पे। तो जिस वस्तु पे असर पड़ता है वो क्या होती है? कर्म होती है। तो कपड़े क्या है आपके? कर्म। क्रिया कौन सी है? सकर्मक। बच्चे बहुत देर तक हंसते रहे। कर्ता कौन? बच्चे। क्रिया क्या है? हंसते रहे। अब बीच में एक शब्दांश शब्द ग्रुप और रह गया, पदबंध रह गए ये। अब ये पदबंध क्या है आप बताओ, क्या ये कर्म है? देखिए क्या प्रश्न बन रहा है। बच्चे क्या करते रहे, तो क्या करते रहे में तो प्रश्न आ गया कि हंसते रहे। ये शब्द नहीं आएंगे तो भी क्या से प्रश्न पूरा हो जाएगा। तो फिर ये क्या है? बच्चे कितनी देर तक हंसते रहे, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। बहुत देर तक हंसते रहे, तो ये बहुत देर तक शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? हंसने की विशेषता बता रहा है, ना कि ये कर्म है। तो ये क्या है आपका? क्रिया विशेषण है। ये हंसने की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द कर्म नहीं है, ये क्या है? क्रिया विशेषण है। तो फिर अब देखिए कि जब ये क्रिया विशेषण है तो ये पूरी की पूरी हम क्या मानेंगे? ये तो क्रिया मान ली हमने, इसकी विशेषता बताने वाले शब्द और ये पूरा क्रिया। और ये बच्चे क्या बच गए? कर्ता बच गए। तो कर्म इसमें है ही नहीं, तो ये क्या, कौन सा वाक्य है आपका? अकर्मक। कौन सा वाक्य है? अकर्मक क्रिया। अगला उदाहरण देखिए। अध्यापिका ने विद्यार्थियों को कहानी सुनाई। सुनाई क्या है? क्रिया। अध्यापिका क्या है? कर्ता। अब यहां देखिए दो शब्द ऐसे रह गए जो दोनों ही कर्म का कार्य कर रहे हैं, यानी कि इस व्यक्ति ने कार्य किया, उस कार्य का असर किस पे पड़ा? कहानी पे पड़ा और सुनने वाले पे पड़ा। कानों में किसकी गई? वो विद्यार्थियों की गई। पढ़ी क्या गई? कहानी पढ़ी गई। पुस्तक के ऊपर असर पड़ा, पुस्तक में से कहानी को पढ़ा गया, तो असर किस पे पड़ा? कहानी पे पड़ा और विद्यार्थियों पे पड़ा। तो ये दोनों शब्द क्या है आपके? कर्म है। और ये कहानी क्या सुनाई? देखो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जहां क्या से प्रश्न उठेगा वो आपका कौन सा कर्म होता है? निर्जीव कर्म। तो कहानी में तो कोई जीव नहीं होता, कहानी तो बात होती है। तो कहानी क्या है? निर्जीव कर्म है। किनको सुनाई? विद्यार्थियों को। तो विद्यार्थी क्या है? सजीव कर्म है आपका। ये कौन सा कर्म है? सजीव। किसको से प्रश्न बनेगा? वो सजीव। क्या से प्रश्न बनेगा? वो निर्जीव। तो इसमें दो कर्म है। तो ये वाक्य आपका द्विकर्मक क्रिया का है। लेकिन क्रिया का कर्म के आधार पे कौन सा रूप है? ये सकर्मक। सकर्मक क्रिया। मजदूर मकान बनाते हैं। मजदूर क्या है? कर्ता। बनाते हैं क्या है? क्रिया। क्या बनाते हैं? कार्य का असर किस पे पड़ रहा है? मकान पे। तो ये क्या हो गया? कर्म। कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक। बालक निबंध लिख रहा है। बालक क्या है? कर्ता है। लिख रहा है क्या है? क्रिया है। अब बालक जो कार्य करेगा लिखने का, उसका असर किस पे पड़ रहा है? निबंध पे। निबंध की लाइनें बढ़ेंगी, निबंध का विस्तार होगा, तो असर किस पे पड़ेगा? निबंध पे। तो निबंध क्या है? कर्म है। और क्रिया कौन सी हो जाएगी आपकी? सकर्मक क्रिया। तो इन उदाहरणों से हमने सीखा
कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं और सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर क्या होता है, धातु क्या होती है, क्रिया क्या होती है। एक बार रिपीट कर देता हूं फिर से। किसी भी कार्य के करने या होने का पता चले वो होती है आपकी क्रिया। क्रिया के मूल अंश को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना शब्द क्या है, क्रिया है, और पढ़ क्या है, धातु है। क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है या कार्य का फल कर्ता के अलावा किसी पर पड़ता है वो सकर्मक क्रिया होती है, और जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है, कोई अन्य वस्तु उपलब्ध नहीं होती है, वो क्रिया अकर्मक होती है। आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, ये टॉपिक भी आपको अवश्य समझ आ गया होगा। क्रिया के रचना के आधार पर भेद के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।